नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से उत्तर प्रदेश में उसे क्या हासिल होगा पर। भारत जोड़ो यात्रा एक अल्प विराम के बाद फिर से शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी की इस गैर राजनीतिक यात्रा को बीजेपी बेमतलब की चहलकदमी बता रही है और कह रही है कि इस यात्रा से कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला नहीं। सियासी समझ रखने वाले जानकार भी अचरज में हैं कि अगर भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है या राहुल और कांग्रेस की छवि को फिर से मजबूत कर रही है, तो फिर राहुल गांधी प्रदेशों में घुसकर और मजबूती हासिल करने की मंशा क्यों नहीं रखते। गाजियाबाद, बागपत और शामली के 11 विधानसभा क्षेत्रों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने सपा, बसपा सहित अन्य दलों को भी आमंत्रित किया, लेकिन सपा से आश्वासन मिला तो बसपा से कुछ भी नहीं। ऐसे में यूपी नहीं जुड़ा तो कैसे जुड़ेगा भारत? कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशते हैं। खबर देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े कुछ जिलों को छूती हुई आगे बढ़ेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या महज किसी प्रदेश की सीमा से होकर गुजरना किसी भी राष्ट्रीय दल की सियासी जमीन को मजबूत कर सकता है, या फिर इसके पीछे कांग्रेस की कोई खास रणनीति है। दरअसल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा मुखिया अखिलेश यादव सहित अन्य दलों को भी आमंत्रित किया था, लेकिन अखिलेश की तरफ से महज आश्वासन के कांग्रेस को और कुछ हासिल नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने राहुल को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन बसपा की तरफ से कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ और न ही कोई आश्वासन मिला। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में सफर की शुरुआत के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। कड़ाके की ठंड में भी राहुल गांधी की हाफ टी शर्ट को लेकर प्रियंका गांधी ने एक अलग अंदाज में विरोधियों को जवाब दिया। पूरा सत्ता का जोर लगाया गया, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं, योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस यात्रा का ना तो कोई मतलब है और ना ही इसका कोई मकसद है। ये यात्रा परिवार को मजबूत करने के लिए है। यूपी में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचा है। यूपी में किनारे किनारे यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश को कांग्रेस का आपातकाल याद है। 26 जून 1975 को आज तक नहीं भुलाया गया है। कांग्रेस सत्ता मिलते ही लोगों के अधिकार छीनती है। इसी कांग्रेस ने भारतीय सेना पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने सेना का मनोबल गिराया। ये कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। राहुल गांधी की जो यात्रा उत्तर प्रदेश में आज प्रवेश की, उस पर सवाल पूछे जा रहे थे। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल रही है। उत्तर प्रदेश में आने की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से दुराव होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे निकल रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी और वो उनके नेता जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को विध्वंसक शक्तियों के साथ हाथ मिलाने का काम करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करते थे, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का छद्म नाम देकर के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आम जनता उन्होंने बुरी तरह नकार दिया है, इसलिए उन्होंने हिम्मत ही नहीं की उत्तर प्रदेश से निकलने की। वहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लंबे समय से वापसी नहीं कर सकी है। विभिन्न राज्यों में भी देखा जाए तो कांग्रेस के पास कोई ऐसा युवा चेहरा नहीं सिवाय राजस्थान के सचिन पायलट के, जो उसकी डूबती नैया का खेवनहार बन सके। ऐसे में यूपी की सीमा से होकर यात्रा का गुजरना कांग्रेस की सियासी नींव कितना मजबूत कर पाएगा, ये देखना होगा, क्योंकि दो लड़कों का पिछला फार्मूला कांग्रेस सपा को कुछ खास नहीं दे पाया। वहीं बसपा खुद को मजबूत करने में जुटी है। मायावती राजनीति में चुनाव आने पर इक्का दुक्का बयान देकर खाना पूर्ति कर लेती है। वहीं अन्य छोटे दल अपने वजूद के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से बहुत कुछ हासिल होगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। फिलहाल यात्रा शुरू है और कांग्रेस उत्साहित है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
तो भारतीय जनता पार्टी कह रही चहलकदमी है, कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है क्योंकि दुराव है उत्तर प्रदेश की जनता से। प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि हमारे भाई को खरीद नहीं पाए, यानी पूंजीपतियों पर निशाना साध रहे हैं। सब कुछ कर लिया लेकिन राहुल गांधी को खरीद नहीं पाए। आगे क्या कहा कि सच की चादर ओढ़ रखी है। तो क्या बाकी लोगों ने सच की चादर नहीं ओढ़ रखी है या कहीं उनको घालमेल नजर आ रहे हैं? दूसरी तरफ अन्य दलों को आमंत्रित किया लेकिन सभी दल आए नहीं। तो क्या ये दुराव जो नजर आ रहा है ये आगे खतरनाक हो सकता है? बहुत कुछ हासिल हो सकता है इस भारत जोड़ो यात्रा से। उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ हासिल हो सकता है। फिर आखिर इतनी दूरी, इतना किनारा क्यों? चार खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, गरिमा दसोनी, प्रवक्ता कांग्रेस, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गरिमा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं चूंकि भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सच की चादर राहुल गांधी ने ओढ़ रखी है, सब ठीक है, लेकिन ब्रजेश पाठक की बात में भी सच्चाई है कि दुराव क्यों? बहुत कुछ हासिल कर सकते तो उत्तर प्रदेश में अगर अंदर तक आते, तो फिर ये किनारे किनारे क्यों निकलते नजर आ रहे हैं? किनारा क्यों कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ब्रजेश पाठक की बातों पे ज्यादा गौर किया जाना चाहिए। पहले तो मैं आपके माध्यम से तमाम एपीएन के दर्शकों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि नववर्ष में पहली डिबेट एपीएन के साथ हो रही है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि आस मत छोड़िए। जो भारत का हाल आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से एक नया सवेरा लेकर राहुल गांधी जी निकले हैं। एक टॉर्च बियरर के रूप में वो निकले हैं और इतिहास में शायद ये अपने तरह की इकलौती यात्रा होगी या अनूठी यात्रा होगी। महात्मा गांधी जी जब चले थे उसके बाद शायद दूसरे नेता, किसी भी दल या सारे दलों को मिलाकर अगर कोई नेता इतना चला है, 3570 किलोमीटर चलना है और हम लगभग 3200 किलोमीटर चल चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में यात्रा कहां से निकलेगी, कहां से नहीं निकलेगी, ये ब्रजेश पाठक हमें बताएं ना। नहीं, यात्रा तो सियासी नहीं है आपके मुताबिक। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं। फिर भी उसमें सियासी खोज क्यों हो रही? सियासी जमीन क्यों तलाशी जा रही है? देखिए, राहुल गांधी जी का नाम जहां जुड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल जाती हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने खुद साबित किया है, इसलिए साबित किया है कि इकलौते नेता जिन्हें सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा मीम्स बनाए जाते हैं, जिनको पप्पू के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, और सारा धन बल या पूरी अपनी ट्रोल आर्मी जो भाजपा के आईटी सेल में पेड वर्कर्स रखे गए हैं, वो एकमात्र एक नेता को टारगेट कर रहे हैं और सालों साल से कर रहे हैं। और ये चुना हुआ नेता है, कोई नियुक्त नेता नहीं है, निर्वाचित नेता है। वो बार बार लोकसभा में पहुंचते हैं, संसद में पहुंचते हैं, जनाधार के दम पर पहुंचते हैं। तो यदि राहुल गांधी का अपमान कोई करता है तो सीधे और साफ तरीके से ये समझ ले कि लोकतंत्र में जनता को जनार्दन माना गया है और आप उस जनता जनार्दन का अपमान करते हैं जिन्होंने अपने वहां से जनप्रतिनिधि के रूप में राहुल जी को चुना है। लेकिन गर्मा जी, तो किनारा भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से किनारा क्यों हो रहा है? बिल्कुल किनारा नहीं हो रहा है। ब्रजेश पाठक की बातों को इतना सीरियसली आप क्यों ले रहे हैं? डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा कर रहा है तो वो पूरे उत्तर प्रदेश की गली और नुक्कड़ और मोहल्लों में तो घूम नहीं सकता। उसको डेफिनेटली टच करना पड़ रहा है अपने कुछ प्रदेशों को, और कुछ तो छूट रहे हैं। अब ब्रजेश पाठक जैसे एक आध यहाँ भाजपा के अंदर धुरंधर पैदा नहीं हुए जो उत्तराखंड में, मैं जहां से डिबेट आपसे कर रही हूँ, उत्तराखंड के भाजपाई ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तराखंड तो राहुल गांधी आ ही नहीं रहे हैं, यहाँ पुष्कर धामी से डर गए हैं। तो कुछ प्रदेशों को छोड़ा भी गया है, कुछ प्रदेशों को वृहद रूप से रखा गया है। वो कांग्रेस की रणनीति है। ब्रजेश पाठक इज नो वन टू स्पीक एंड डजंट हैव एनी ओपिनियन। उनका कोई से नहीं है कि वो कांग्रेस को सिखलाई दे या हमको प्रीच करें कि हमें। चलिए, हम उनको दरकिनार कर देते हैं। अगर आपके मुताबिक अगर उनकी कोई वैल्यू नहीं, आप डिप्टी सीएम को बता रही हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं, अखिलेश जी भी साथ में नहीं आए, मायावती जी भी साथ में नहीं आई, ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है। हम किसी को फोर्सिबली तो साथ ला नहीं रहे। कमल हासन जी के घर में लेने तो नहीं गए राहुल गांधी जी उनको। विजेंद्र हैं हमारे बॉक्सर रिनाउंड, उनको घर में लेने तो नहीं गए राहुल गांधी जी। इसी तरह से स्वरा भास्कर है, इसी तरह से रिनाउंड कॉमेडियन जुड़ रहे हैं, रिनाउंड लोग जुड़ रहे हैं इस यात्रा के साथ, बुद्धिजीवी लोग जुड़ रहे हैं। हमारे बहुत ही राजनीतिक विश्लेषक के रूप में
जिनको जाना जाता है, आम आदमी पार्टी के फाउंडर के रूप में जाना जाता है, वो जुड़ रहे हैं। तो बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ रहा है, और कोई जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा, हमने यात्रा शुरू करने से पहले या यात्रा का खाका तैयार करने से पहले हमने कोई अखिलेश यादव के भरोसे पे यात्रा नहीं शुरू की थी, हमने मायावती के भरोसे पे यात्रा नहीं शुरू की थी। हमें खुद पर विश्वास था। राहुल जी को पहले दिन से खुद पर विश्वास है, न डरे हैं न डरेंगे, ये उनका नारा है। और जनता से भी वो यही कहते हैं कि प्यार बांटो, प्यार हर चीज का सल्यूशन है, नफरत की बात मत करो। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हो सकते हैं, ब्रजेश पाठक भाजपा के नेता हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर उनका कोई से नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी यात्रा कहां से कहां, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमें लेटर लिखते हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेटर लिखते हैं कि यात्रा रोक देनी चाहिए, कोरोना फैल रहा है। लेकिन उन्हीं के राजस्थान के अध्यक्ष अपनी जन आक्रोश रैली नहीं रोक रहे, वहां अभी भी गतिमान है जन आक्रोश रैली। और उसके अलावा आप देखिए कि प्रधानमंत्री संसद में दिखावा करने को मास्क पहनते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ वाली शादियों में जाते हैं तो मास्क नहीं पहनते। ऐसे अनगिनत हमने फोटोग्राफ, वीडियो सब दे दिए हैं स्वास्थ्य मंत्री को। ठीक है, कि पहले हम जवाब ले लेते हैं। जो सत्तारूढ़ दल है उसको सही कर लीजिए, फिर भारत जोड़ो यात्रा पे चिन्ह। अश्विनी जी, एक उप मुख्यमंत्री बयान दे रहा है, उसको कांग्रेस गंभीरता से नहीं ले रही है। क्या स्थिति ये आ गई है कि आप बड़ा नेता भी अगर कोई बयान देता है तो उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा? टॉर्च बियर, उनकी कोई स्टैंड, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं आप ही की बात को मैं आपकी, ठीक है आपका वक्त हो गया। गर्मा जी उनको भी मौका दें, गर्मा जी उनको भी मौका दें, आपके पास दोबारा आएंगे। अश्विनी साहब, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा वक्त दें, दूसरों को बोलने का भी मौका दीजिए, हम आएंगे, दोबारा आएंगे आपके पास। अश्विनी जी, टॉर्च बियर बना दिया है राहुल गांधी को कि मशाल लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो स्थिति बन रही है, और जो कोरोना को लेकर कभी कुछ लेकर कभी बयानों को लेकर इस तरह की बयानबाजी जारी, तो ये क्या बीजेपी में एक डर बन गया है या बीजेपी भी राहुल को गंभीरता से नहीं ले रही है? राहुल जी को देश गंभीरता से नहीं लेता है, बीजेपी की कहां बात कर रहे हैं आप? उन्हीं को तो गंभीर बनाने के लिए ये जो है एक शानदार आयोजन किया गया है, उनको व्यस्त रखने के लिए एक शानदार आयोजन किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। राहुल गांधी जी खाली आदमी थे, न उनके पास कोई पद है, न उनके पास कोई एक सांसद है, वो भी उत्तर प्रदेश को जो छू के निकले, उनकी स्थिति इस समय रवीन जी वही हो गई है जो क्रिकेट में। गर्मा जी उनका वक्त है, उनको बोलने दीजिए। रवीन जी जब नहीं, हम आपसे जवाब लेंगे, गर्मा जी आपसे जवाब लेंगे। उनको अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए था राहुल जी पे वक्तव्य देने के लिए। ठीक है, अगर राहुल जी, गर्मा जी आप, गर्मा जी थोड़ा सा गुजारिश है, नहीं थोड़ा सा गुजारिश है गर्मा जी, आपसे थोड़ा सा गुजारिश है। देखिए ऐसे डिबेट खराब हो राहुल जी पे वक्तव्य देना ही बताता है। ठीक है ठीक है, वो आप जब अपनी आपका जब टर्म आए तो आप उसमें बोलिएगा, लेकिन दूसरों को बोलने से मेरी इस बात का भी जवाब दे देना राहुल जी। नहीं, हम आपसे लेंगे ना जवाब, लेकिन आप उनका वक्त ले जाएंगे, आप उनका वक्त ले जाएंगे। गर्मा जी ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, आप प्रवक्ता एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उनको बोलने का मौका दें, उनकी बारी है, हम उसके बाद आपके पास आएंगे। जी अश्विनी जी। जी रविंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी जी की स्थिति ये हो गई है इस समय उत्तर प्रदेश में, खास करके कि जो एक क्रिकेट मैच होता है और बैट्समैन जब एक बॉलर की धुनाई करता है तो वो बच के बाल फेंकने की कोशिश करता है, तो वही स्थिति हो गई थी। इसीलिए उनको जब अमेठी से भागकर वायनाड जाना पड़ा तो उत्तर प्रदेश तो छोड़ दिया था, तो वही एक किनारा पकड़कर निकल रहे हैं कि किसी तरीके से नाम भी हो जाए। उत्तर प्रदेश में एक यात्रा निकाला उन्होंने। तभी हमारी बहन गरिमा जी ने बोला कि गांधी जी के बाद राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है। चंद्रशेखर जी को भूल गई क्या? 4000 किलोमीटर चले थे, उनके पैरों में बेवाई फट गई थी, ये आपने शायद नहीं देखा था उस समय। माननीय चंद्रशेखर जी जो है वो प्रधानमंत्री बने देश के, उन्होंने भी 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी। राहुल गांधी जी ने एक देवरिया से दिल्ली की खटिया यात्रा की थी, बहुत खटिया चोरी कांग्रेसी कार्यकर्ता करके अपने घर ले गए थे। 27 सीट उत्तर प्रदेश में थी गरिमा जी, और 7 सीटों पर आ गए थे लोग, कांग्रेस के लोग। तो ये स्थिति होती है उनकी यात्रा की। लेकिन यात्रा में अश्विनी जी जो जनसैलाब मिल रहा है, मंजिल नहीं है अश्विनी जी, यात्रा का जो जनसैलाब है, चाहे एक मिनट आ रहा है गर्मा जी, यात्रा में जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से होकर गुजरे हों, शामली गाजियाबाद से या बागपत से, या फिर एमपी से गुजरे हों, जो जनसैलाब देखने को मिला हिंदू बेल्ट में, खासकर जिसको भाजपा अपनी बेल्ट बताती है और हिंदुत्व का जिस तरह से एजेंडा लेकर चलती है, उसके मजबूत एक ये उसका कार्ड है, उसमें अगर इतनी भीड़ राहुल गांधी के साथ जुट रही है तो क्या लगता नहीं है कि बीजेपी को थोड़ा सा माथे पर शिकन आएगी?
रविंद्र जी, बस वहीं आ रहा था। इस भीड़ के बारे में भारतीय जनता पार्टी, ब्रजेश पाठक जी, अश्वनी शाही जी कुछ नहीं कह रहे हैं। इसके बारे में इनके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के बेटे जो सांसद भी हैं, नकुल नाथ जी, उन्होंने कहा था राहुल गांधी जी में भीड़ कहाँ, और ये भीड़ तो उनसे ज्यादा हमारे पास आ रही है। तो इन लोगों को ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, ये भारत जोड़ने की जो यात्रा है, माननीय अखिलेश जी ने, माननीय जयंत चौधरी जी ने, माननीय बहन मायावती जी ने, इस सबने आशीर्वाद दे दिया है उनको। ये नहीं कहा है कि हम चलेंगे साथ में, यानी कि ये भविष्य का संकेत है कि हम आपके साथ नहीं हैं। आप नेता बनने की कोशिश करिए, कांग्रेस उनको गंभीर बनाने की कोशिश करे, अरबों रुपया खर्चा करे। अभी प्रियंका जी का बयान सुना हमने, किस खरीदने की कोशिश की और नाम लिया उन्होंने अडानी अंबानी का। 60,000 करोड़ का जो उनको अडानी को काम दिया है, वहां पर क्या कौन सा स्कैम था, उसके लिए किसी दिन और चर्चा कर लीजिएगा। बड़ा शानदार स्कैम खुल कर आएगा राजस्थान का, वो 60,000 करोड़ का। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कोई भी विपक्ष का नेता इनके साथ जुड़कर इन कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के दोनों मजबूत दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, अपने साथ इनको मिलाकर देख चुके हैं कि कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है, हम अकेले ही उनसे बेहतर करने के लिए हैं। इसलिए उन्होंने दूर से आशीर्वाद दिया। अखिलेश जी मणिपुर घूम रहे हैं और बहन मायावती जी अपने कहीं दिल्ली में बैठी होंगी या जहां होंगी। नहीं, लेकिन कई फैक्टर काम करते हैं ना अश्वनी जी। एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर काम करता है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको भुना सकती है कांग्रेस, क्योंकि वो तो एक राष्ट्रीय दल है और सीधी चुनौती भारतीय जनता पार्टी से मानती है। बाकी दलों से वो अपनी लड़ाई नहीं मानती। लेकिन अभी जो निकाय चुनाव को लेकर जो कोर्ट की फटकार लगी और जो शर्मनाक स्थिति बनी, उस मुद्दे को अगर कांग्रेस ने या सपा ने भुना लिया तो आपके लिए तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, सपा निसंदेह बड़ी पार्टी है और हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, तो हम तो उनको कहेंगे। लेकिन कांग्रेस का तो अभी 2% वोट खिसक गया, 2 सीटें चली आ गई, तो अभी कांग्रेस अपना अस्तित्व खोज रही है। यहां तक कि वो अमेठी से छोड़कर भाग गए राहुल गांधी जी, जो स्वयं इस यात्रा के जो है निर्देशक हैं, जो एनजीओ लेकर वो चल रहे हैं। कांग्रेस इस समय एनजीओ हो गई है। बार बार इन लोगों को कहना पड़ रहा है कि हम एनजीओ नहीं है, हम एनजीओ नहीं है। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि बार बार उसको कहना पड़े। ये सबसे पुरानी पार्टी, भले ही वो इंदिरा जी ने बनाया 69 में निकाले जाने के बाद कांग्रेस से, लेकिन आज उनको कहना पड़ रहा है हर सभाओं में हम एनजीओ नहीं है। और वो अमेठी की जनता ने उनको नकार दिया, वो भाग गए वहां। यहाँ पर चुनाव माननीय स्मृति ईरानी जी ने उनको किस तरीके से हराया वो समझ में आ गया सबको। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने तो नकार दिया है। ठीक है, अब वो यात्रा भुवन भास्कर जोशी जी, क्या वजह रही? पहले तो अखिलेश यादव कहते रहे हमें आमंत्रण मिला क्या मीडिया में आकर, और जब दिया गया तो गए नहीं। किनारे से निकलते राहुल से किनारा क्यों? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस यात्रा से हम लोग अपना भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक अप्रोच है और हमें लगता है जो हमारी अप्रोच है वो प्रदेश और देश की नहीं बल्कि विश्व की अप्रोच है। और उसको कौन कौन नेता मानते थे मैं बताना चाहता हूँ आपको। भगत सिंह, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर लोहिया, माननीय नेताजी और नेल्सन मंडेला। ये समाजवाद जो है विश्व की राजनीति को प्रभावित करता है, प्रदेश और देश की तो करता ही करता है, ये विश्व की राजनीति करती है। हमारी अप्रोच अलग है। हम लोग पिछड़ों की, हम लोग ऐसे लोगों को जिनको आज तक सामाजिक न्याय नहीं मिला, उन लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करते हैं। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारी यात्रा पहले से ही उत्तर प्रदेश में चल रही है। देश बचाओ देश बनाओ को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन में आज उसका 100वां दिन है और 2100 किलोमीटर की वो यात्रा आज हो चुकी है। नहीं तो भारत जोड़ो में आपकी कोई रुचि दिखती क्यों नहीं? ये ठीक है, अति पिछड़ा या बाकी लोगों के लिए आप काम करते हैं और बेहतर काम करते हैं, आपकी ऐसी सोच रहती है। तो अगर कोई व्यक्ति भारत जोड़ने के लिए या इस तरह की यात्रा कर रहा है जिसमें पूरे भारत की यात्रा करते हुए वो आपको साथ लेने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर इनकार कैसा? वो तो कह रहे हैं कि सियासी नहीं है, ये सियासी यात्रा नहीं है। रविंद्र जी, हमने बहुत क्लियर शब्दों में कह दिया कि हमारी पार्टी की जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो अलग है। हम लोग लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पे हमें लगता है और पूरे प्रदेश ने ये माना भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नफरत के खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश में कोई लड़ रहा है तो केवल समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी में लड़ रहे हैं। और जो नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, जो मैनपुरी का मॉडल है, अब वो देश और प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेगा।
देश और प्रदेश का जो रास्ता है वो मैनपुरी मॉडल से होकर जाएगा। हम लोग उस लड़ाई को लड़ने का काम, और आप जल्दी हमारे जेल भरो आंदोलन, और आप देख रहे होंगे लगातार पार्टी के कार्यक्रम, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार आप है और बहुत गंभीर पत्रकार आप है, आप समझ रहे होंगे लगातार हमारी अब आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ करके यात्रा, निश्चित तौर पे ऐसे कार्यक्रम पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लग गए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विपक्ष के नेता भी मजबूत विपक्ष के नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी और बड़ी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में माननीय अखिलेश यादव जी व्यस्त है। ठीक है, सर्वेश पाठक जी, तीनों को आपने सुन लिया, बहुत अच्छे से इंतजार भी कर रहे हैं आप अपनी बारी का। समझना ये चाहेंगे कि अगर भारत जोड़ो से उत्तर प्रदेश की जमीन मजबूत नहीं कर पाती है कांग्रेस, तो फिर आगे की तैयारी उसकी कैसे होगी? मान लीजिए कल को उत्तर प्रदेश में उसको जरूरत पड़ी, या फिर इसके पीछे कांग्रेस की और बाकी दलों की कोई रणनीति है? रविंदर जी, सबसे पहले आपने जो कहा कि कांग्रेस या बाकी के दलों की कोई रणनीति है, कोई भी रणनीति नहीं है। जितने भी उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां हैं, सबके साथ कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। 2 लड़के यूपी के 2 लड़के आए थे, और उसके बाद उसका हर्ष क्या हुआ था वो भी देखे थे। मायावती जी के साथ कांग्रेस का गठबंधन, तो जो है समाजवादी पार्टी बच के रहना चाह रही है कांग्रेस से। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति रही, प्रियंका जी जो बहुत ही मतलब सक्रिय राजनीति यूपी को लेके करती थी, अगर यूपी में कोई रेप की घटना होती थी तो उठ के पूरा कांग्रेस की इकोसिस्टम वहां चली जाती थी, लेकिन वही घटना राजस्थान में होती थी, रेप होता है, वहां नहीं जाती थी। और प्रियंका जी ने बहुत ही सक्रिय राजनीति किया विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव में, लेकिन क्या स्थिति रही कांग्रेस की, क्या जनाधार रहा, वो हम सभी जानते हैं। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो प्रोफेसर साहब बड़े विद्वान आदमी है, लेकिन क्या करेंगे वो, अपने नेता की तो बड़ाई करेंगे ही। अखिलेश यादव जी को अभी भी वो परिपक्वता नहीं है, वो लोहिया के विचार, अरे लोहिया के विचार होते तो ऐसी राजनीति कभी नहीं होती। उनके प्लेट से जो थाल सजा के उत्तर प्रदेश का वो जो राज्य मिला था वो नहीं चला जाता। रही बात की क्या कांग्रेस अपना जनाधार देख रही है, बच के निकलना या करना, ये सचमुच ये बात है कि अगर आप मध्य प्रदेश में चारों तरफ घूम रहे हो, राजस्थान में घूम रहे हो, तो यूपी जो सेंटर में तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी, वहां पे आप साइड लाइन होके क्यों जा रहे हैं? दूसरी बात रविंदर जी की, बीजेपी ठीक है कांग्रेस पे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पे अटैक करती है कि ये पीआर मैनेजमेंट है, राहुल गांधी जी को रीलॉन्च में यह एक फिर से रीलॉन्च है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के जो मतदाता हैं वो जो कहते हैं ना, भावना में भी बहक जाते हैं। और जो आपने अभी जिक्र किया था कि जनाधार लोग आके जुड़ रहे हैं, ये हो रहा है। देखिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के साथ साउथ इंडिया और देश के दक्षिणी, मैंने ये बात सर्वेश्वर जी इसलिए भी कही थी क्योंकि आप जब उत्तर प्रदेश की बात करते हो तो जैसे टिकैत की बात चली, क्योंकि बड़ा किसान आंदोलन देखा और उत्तर प्रदेश ने देखा भी किस तरह की स्थिति हुई, वहां पर कई जगह बीजेपी पे आरोप भी लगते हैं। दूसरी चीज, हमने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो निकाय चुनाव में फटकार लगी है कोर्ट से, उसको लेकर भी ये चीजें अगर एक साथ जुड़ जाती हैं ना, तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है बीजेपी के लिए। देखिए मुश्किल खड़ी तब होगी कि अगर ये राहुल गांधी जी को ऐसे बाईपास कर दे, ये उनको सीरियसली अब लेना पड़ेगा। मैंने इसलिए कहा कि भारत वर्ष की जनता भावना में बहक जाती है, आप इस बात को मानते हुए चलिए। वो देखती नहीं है कि कौन सी पार्टी का क्या वो रहा है, कार्यकाल रहा है और उसने क्या दिया है। कभी कभी भावना में बहक के भी वो जो चीजें हैं वो पलट सकती है। तो बीजेपी बहुत ही सरीकी राजनीति करती है, और आपको ये पता होना चाहिए रविंदर जी कि वो जिस सीट पे हारते हैं, अभी देखिए लोकसभा में उनके 300-304 सीटें हैं, उनकी तैयारी शुरू हो गई होगी। जिस जिस सीटों पे उन्होंने हार का सामना किया होगा, उन पे उनकी तैयारी पूरी शुरू हो गई होगी। बिल्कुल, नड्डा साहब बिल्कुल फूंक चुके हैं। जी हाँ, आपने देखा था जब यूपी 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, अब तो गुजरात में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, तो उन्होंने 2024 का बिगुल कब तक फूंक चुके हैं। क्योंकि वरिष्ठ नेता जब कोई बयान देता है तो जनता उसे चुनती है। यहां पर ब्रजेश पाठक जी ने जिस तरह की बात की, टुकड़े टुकड़े गैंग, विनाशक शक्तियां, तो क्या लोकतंत्र के
जो पैरोकार हैं, विपक्षी दल अगर आपको कोई बात बताने की कोशिश करते हैं, वो इस तरह की शक्तियां हैं। ये लोकतंत्र के लिहाज से कितना अच्छा बयान, कितना सही बयान है। देखिए, जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, आप देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग किसको कहा गया। जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे थे और राहुल जी उसको सपोर्ट करने पहुंच गए, यानी कि वो उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर उन्होंने बयान दिया, कुछ गलत नहीं किया। आपने कहा झुकाव हो सकता है जनता का, जनता का झुकाव देखने को मिला है। 2022 में 7 चुनाव हुए हैं 7 राज्यों के, एक राज्य में 0.9% से कांग्रेस जीती है, एक राज्य में आम आदमी पार्टी जीती है, 5 राज्य भारतीय जनता पार्टी के पास आए। ये स्पष्ट झुकाव दिख रहा है, किसके तरफ किसका कौन सा झुकाव है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के बयानों पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी जी जो कहते थे, राहुल गांधी जी और उनके प्रवक्ता कहते हैं कि हम एक ईमानदारी की दुकान, जो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, उस मोहब्बत के दुकान में जो नफरत देखने को मिल रही है। हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर जिस तरीके से एक कार्यकर्ता बेचारा आता है और अपनी सेल्फी लेना चाहता है, राहुल गांधी जी किस तरीके से उसका हाथ मरोड़कर उसका मोबाइल नीचे फेंक देते हैं और तब तक नहीं छोड़ते उसका हाथ जब तक कि अब वो नीचे नहीं उतर जाते हैं। तो ये देखने को मिला है कि कौन सी मोहब्बत की दुकान ये लोग चला रहे हैं। हर जगह देखने को मिला है। उस पादरी से मिलते हैं, जो पादरी जो है ये कहता है कि सनातन में कुछ नहीं है, सनातन का अपमान करता है। राहुल जी सुनते हैं उसको और उस पादरी से नहीं मिलते हैं जिसका हाथ आतताई काट देते हैं। तो राहुल जी का ये लक्ष्य क्या है, राहुल जी की यात्रा क्या है, मोहब्बत की कौन सी दुकान खोले हैं, वो राहुल जी समझे। हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक बहुत महंगा पीआर स्टंट का नाम देते हैं कि इस यात्रा की कोई मंजिल नहीं है। जी गरिमा जी, जी रवि जी, क्या जवाब आपके पास? क्या वैसे ही महंगा पीआर जो अडवाणी जी की रथ यात्रा थी? क्या वैसे ही एनजीओ घोषित कर रही है कांग्रेस अपनी पार्टी को, जैसे आरएसएस लोगों को गला फाड़ फाड़ कर कहता है कि मैं सामाजिक संगठन हूं, मैं पॉलिटिकल नहीं हूं? बिग थैंक यू बीजेपी, बिग थैंक यू अश्विनी शाही जी। मुझे लगता है एक कांग्रेसी होकर मैं उस यात्रा को उतना क्लोजली वॉच नहीं कर रही हूं जितना शाही जी कर रहे हैं। जो इन्होंने एक एक करके वृतांत, यात्रा वृतांत सुनाए, लड़के का हाथ मरोड़ दिया, पादरी से मिले, ये किया यात्रा में, इसका मतलब आप सोचिए कि राहुल जी की यात्रा पर भाजपाइयों की कितनी पैनी निगाह है और राहुल जी की यात्रा ने किस तरह से इनकी चूल्हे हिला रखी हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। आप हमसे कह रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश में इनको पॉलिटिकल माइलेज नहीं चाहिए? वो हम पर छोड़ दीजिए ना कि हम इस यात्रा से, हमारा लक्ष्य यात्रा का क्या है, हमारा एम क्या है, हम पाना क्या चाहते हैं, हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में रुचि है या नहीं है, वो कांग्रेसियों पर छोड़ दीजिए ना। क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं आप लोग? हम चिल्ला तो क्या ये मान लिया जाए बीजेपी या बाकी दल, गरिमा जी, बीजेपी या बाकी दल ये मान ले कि गांधी परिवार अब सियासत से दूर जा रहा है, उसे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई? नहीं, देखिए मैंने जैसा कि कहा, एक इमीडिएट लक्ष्य होता है और एक अल्टीमेट लक्ष्य होता है। हमारा इमीडिएट लक्ष्य चुनाव नहीं है। हम भाजपा की तरह न चुनाव खाते हैं, न चुनाव सोते हैं, न चुनाव ओढ़ते हैं। ये 24/7 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। इनकी बातें और मैं बोल रही हूँ, अब डेकोरम मेंटेन रखते हैं ना। ये दोबारा के बाद आपके पास आ गए, मैं चाहती तो मैं चीखो पुकार करके कहती अरे भैया मेरा टर्न है, तीनों बोल लिए। नहीं बोलिए बोलिए, आप वो सरकारी कोई बात नहीं, बोलिए आप बोलिए, गरिमा जी बोलिए, गरिमा जी बोलिए, सीखे होंगे बोलिए। हाँ, तो मैं यही आपको बता रही थी कि जो एक हमारा इमीडिएट गोल है वो भाजपा का तो हो सकता है। रथ यात्रा से इमीडिएट गोल था, देश ने देखा। दूसरी यात्राओं से इमीडिएट गोल था, देश ने देखा। और आपके मुंह में घी शक्कर, आपने कहा चंद्रशेखर जी 4000 चले और प्रधानमंत्री बने, तो मैं भी चाहूंगी कि आपके मुंह में सरस्वती बैठी हो और मैं भी राहुल जी को प्रधानमंत्री के पद पर देखूं। आज 3600 किलोमीटर की यात्रा जब वो पूरी कर लें तो अच्छी तुलना की आपने कि जैसे चंद्रशेखर जी हम लोगों के राहुल जी नहीं है, उनको याद करना ज्यादा। बिल्कुल, मैं राजनीतिक विश्लेषक जी जो बैठे हैं, पाठक जी, उनकी बात से बहुत सहमत हूँ कि ये भावनाओं का देश है भारत देश।
और भावनाएं तो उमड़ घुमड़ कर राहुल जी के साथ जुड़ रही हैं। तो वही तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भावनाओं से खिलवाड़ करती रही है कांग्रेस। जी, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आरोप लगाती है कि भावनाओं से खिलवाड़ करती रही अब तक कांग्रेस। हाँ, जैसे इन्होंने धर्मांधता में पूरे देश को झोंक दिया, जैसे इन्होंने पुलवामा बालाकोट में श्रेय लिया, सेना के पराक्रम और शौर्य का इन्होंने चुनावी फायदा उठाया। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। राहुल जी ने तो कभी भाषणों में अपनी दादी के छिन्न भिन्न शरीर का, अपने पिता के छिन्न भिन्न शरीर का भी फायदा नहीं उठाया। कभी उन्होंने मैं चाय वाला हूँ, मैं गरीब घर का हूँ, जी लेते हैं एक बात पूरी हो जाए फिर लेते वो चाहते तो भावनाओं में बहा के ले जा सकते थे देश को, बार बार देश को याद दिला सकते थे कि उनके परिवार ने क्या बलिदान और क्या योगदान इस देश के लिए दिया। लेकिन हम उगाही नहीं करते, वोट की उगाही हम भावनाओं की कीमत पर नहीं ठीक है। करते। जवाब दे रहे हैं अश्विनी जी आपकी बात का। गरिमा जी लोगों की आपकी बात का जवाब दे रहे हैं अश्विनी जी। अश्विनी जी देखिए, गरिमा जी ने कहा उत्तराखंड में बैठी हुई हैं। अभी एक चुनाव हुआ है उत्तराखंड में और ये लोग सेना प्रमुख को गली का गुंडा और क्या क्या कह चुके थे लोग, और उसी सेना प्रमुख सीडीएस बिपिन रावत मनगढ़ंत बातें आपने जो जेएनयू के लिए भी बोला वो मनगढ़ंत है, क्योंकि जेएनयू का एक भी व्यक्ति कन्हैया कुमार बाहर कैसे है? केंद्र में सरकार आपकी है। अगर कन्हैया कुमार की लीडरशिप में वहाँ इस तरह के नारे लगे तो कन्हैया कुमार बिहाइंड द बार्स क्यों नहीं है? क्यों आप उनको रोक नहीं पाए जेल के अंदर? यही कारण है। मैं कह रही हूँ ना, उत्तराखंड में चुनाव हुए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ परोस दिया। न सिर्फ भाजपा के यहाँ के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने झूठ परोसा, आज तक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने यहाँ 5 लाख का इनाम रखा है कि जो मेरा बयान किसी अखबार में दिखा देगा, किसी चैनल में दिखा देगा कि हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की थी, तो उसको मैं 5 लाख इनाम दूंगा। वो तक आप लोग नहीं कर पा रहे। लेकिन प्रधानमंत्री सार्वजनिक पटल से झूठ बोल गए कि कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रही है। गृहमंत्री सार्वजनिक पटल से झूठ बोल गए। 11 केंद्रीय मंत्री आए, वो झूठ बोल गए। 6 प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए, वो झूठ बोल गए। तो झूठ का पुलिंदा और नहीं, अश्विनी जी कह रहे हैं कि जो होर्डिंग्स लगाए गए थे वो क्या थे? वैसे ही झूठ आप जेएनयू के केस में बोल रहे हैं। अश्विनी जी पूछ रहे हैं जो होर्डिंग्स लगाए थे बिपिन रावत जी के वो क्या थे? गर्मा जी सवाल सुन लीजिए, घर में जाइए। अश्विनी जी कह रहे हैं जो होर्डिंग्स लगाए गए थे बिपिन रावत के वो सब क्या थे? फिर कौन से होर्डिंग्स? कैसे पुष्टि करेंगे आपकी कांग्रेस ने होर्डिंग लगाए? आप लोग, मैं यही तो कह रही हूँ कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी श्रीमती इंदिरा जी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके 56 इंची सीधा भुवन भास्कर जो, ठीक है गर्मा जी, मुझे ये ठीक बताइए है। भुवन भास्कर जोशी जी कुछ कहना चाह रहे कर हैं। सकती है? इंदिरा जी ने अपने गहने दे दिए 1972 के युद्ध के समय पर। ठीक है। सैम मौलिक शॉ को अपने सारे घर से लाकर नहीं, वो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, उस पर भी जवाब लेंगे, उस पर भी लेंगे। भुवन भास्कर जोशी जी बताइए। देखिए, मैं आदरणीय गरिमा जी से कहूंगा, आप एक पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी की आप प्रवक्ता है और आप एक विषय कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने जब यात्रा शुरू करी थी अखिलेश यादव जी के भरोसे पर, मुझे लगता है ये जो भरोसा शब्द है, भरोसे पे कोई यात्रा नहीं शुरू करते हो। मैंने क्या गलत कह दिया? सुन लेते हैं गर्मा जी, पहले बात तो सुन लें, उनकी बात खत्म हो जाए तभी तो हम समझ पाएंगे वो कहना क्या चाहते हैं। सुन लेते हैं जी। इन्होंने कहा कि भरोसे से नहीं है, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब हम इस देश के स्वभाव को समझते हैं तो हम सब एक दूसरे से जोड़ने की बात करते हैं, और आप भी जो बात कर रही हैं वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय राहुल गांधी जी के जब लेटर मिला उनको शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि हम भावनात्मक रूप से आपके साथ हैं। तो निश्चित तौर पे इस परिपाटी को आपको भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। आप मैंने तो कहा, मैंने जोशी जी, नहीं जोशी जी, अगर आप आहत हुए हैं तो मैं माफी मांगती हूँ। मैंने कहा कि ये अखिलेश जी का विशेष अधिकार है, ये मायावती जी का विशेष अधिकार है, वो यात्रा से जुड़ना चाहे ना जुड़ना चाहे, लेकिन कांग्रेस ना फोर्स कर रही है किसी को, ना फोर्स करेगी। आप भी अगर समाजवादी पार्टी कोई यात्रा निकाल रहे, आपने जैसा कि कहा हम भी देश बदलो वाली यात्रा 100 दिन हमने पूरे कर लिए, भले ही उसका कहीं पर कोई जिक्र है नहीं, ना मीडिया में ना सोशल मीडिया में, लेकिन आपने कहा आप यात्रा निकाल रहे हैं। क्या आपने कांग्रेसियों के भरोसे वो यात्रा निकाली? मेरी बात कटु जरूर हो सकती है, लेकिन मेरी बात में सत्यता है कि जब राहुल जी ने कहा, कहते हैं ना, वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग भावनात्मक कार्ड खेल दिया आपने।
भावनात्मक कार्ड खेल दिया। भुवनेश्वर जी, बात देखिए, जल्दी से कंप्लीट करिए, सर्वेश्वर जी के एक पास तो जाएगा। भरोसे की बात कही। दूसरा, मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक साहब से कहना चाहता हूँ, ये हमारे जो अश्विनी शाही जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये तो लखनऊ ही रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे जो यहाँ पर विश्लेषक साहब है, ये भी लखनऊ जरूर गए होंगे। और जब लखनऊ गए होंगे तो हमारे नेता विकास पुरुष अखिलेश यादव जी के बनाए हुए एक्सप्रेस वे से गए होंगे। मैं ये निश्चित तौर पे कहना, भुवनेश्वर जी सवाल ये है, भुवनेश्वर जी सवाल ये है, भुवनेश्वर जी, क्योंकि ये मेरे नेता को कम आकलन कर रहे थे। नहीं, मुझे चिंता का विषय हुआ। देखो, जिसने काम किया उसका कोई आकलन कम ना तो कर सकता है कोई भी कैसा भी आरोप। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप ये समझते हैं कि अगर अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल हो जाते तो इस यात्रा को और ताकत मिल जाती, या अखिलेश यादव को ये लगने लगा कि नहीं, सपा कमजोर हो जाएगी इससे? कंप्लीटली यात्रा को तो वैसे ही बहुत सक्सेस मिल रही है। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को अपना चार्जर जो है नहीं चार्जिंग पॉइंट पे लगा के उससे एनर्जी ले लेनी। जोशी साहब से सवाल है, गर्मा जी, जोशी जी से सवाल है, गर्मा जी बीच में नहीं, गर्मा जी बीच में मत, गर्मा जी थोड़ा सा गुजारिश है, देखिए वक्त खराब होगा। चल रही है, मुझे लगता है कि लॉस अखिलेश गरिमा जी आया है। अखिलेश बहुत गुजारिश के साथ कह रहा हूँ, आपके वक्त दीजिए दूसरों को, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, पूरा समय दे रहा हूँ। भुवनेश्वर जी, देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी की देश बचाओ देश बनाओ यात्रा आज 100 दिन पूरे हो गए हैं, और ये लगभग आज नहीं, पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आपकी यात्रा चल रही वो तो है, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर दोनों यात्राएं जुड़ जाती तो आपने तो देखा होगा इलाहाबाद में संगम, वहां सब वहां धर्मस्थल बन जाता है, वहां वो पवित्र हो जाते हैं जाके, तो आप भी वहां पर शामिल हो जाते हैं, 2 धाराएं मिल जाती। हमने तो प्रारंभ में ही बोल दिया था कि हमारी पार्टी का ठीक नहीं रहा, इसलिए जो है जुड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता, ये अप्रोच अलग है, तो हम इस यात्रा से कैसे जुड़ सकते हैं? हम लोग लोहिया के जो विचार भगत सिंह के थे, माननीय नहीं, आप भी देश बचाने निकले, हम भी देश बचाने निकले, तो लाइक माइंडेड लोगों को तो जुड़ना ही चाहिए साथ। सर्वेश्वर जी, कुछ बातें हैं, जैसे कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि अपनी स्थिति मजबूत कर ले उत्तर प्रदेश में, लेकिन 1989 के बाद से उसकी स्थिति गिरती चली गई। उसका कारण ये रहा कि जो पॉलिटिक्स कभी विकास की हुआ करती थी, विकास की राजनीति जातिवाद की राजनीति में बदलती चली गई, और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के बाद तो उसकी स्थिति और दयनीय होती चली गई। तो हम विकास की सिर्फ बातें करते हैं, या जो कास्टिज्म का ये जो कोड है ये दिक्कत पैदा करता है, जबकि भारत जोड़ों की बात की जाती है, भारत तो एक ही है, चाहे हम विभिन्न जाति, हमारी पहचान भी दुनिया में इसी बात को लेकर बनी कि विविधता में एकता नजर आती है। फिर ये किस तरह की भारत जोड़ो यात्रा है, और कांग्रेस अपनी स्थिति उत्तर प्रदेश में कैसे मजबूत करेगी? देखिए, यह दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता कि कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में मजबूत हो पाएगी, और बीजेपी कभी मजबूत होने भी नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी का अब एक किला हो गया है कि भैया 2024 में भी आना है उनको, तो उत्तर प्रदेश में जो उनकी तैयारी है, जो विकास का जो बयार बहा हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसको उस आंधी को रोकने में कोई भी अभी सक्षम नहीं है, चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, मायावती जी ने तो हथियार ही डाल दिए हैं, और चाहे कांग्रेस का। मैंने कहा ना कि प्रियंका गांधी जी ने कितनी मेहनत की, हमने सबने देखा 2022 में, लड़की यूं लड़ सकती हूँ, केवल यूपी में ही लड़की यूं लड़ सकती हूँ, न पंजाब में वो लड़की लड़ी, न उत्तराखंड में लड़ी, न गोवा में लड़ी, और न राजस्थान में वो लड़की लड़ती है, लेकिन फिर भी वो विकास की बयार या जो बीजेपी ने इतिहास रच दिया यूपी में, और उनके लिए भी नाक की बात है यूपी, बीजेपी के लिए। अगर तो हिमाचल तो छीन लिया ना उन्होंने बीजेपी से जी, हिमाचल तो ले लिया ना। देखिए, हिमाचल ले लिया, वहां तो राहुल गांधी गए भी नहीं, बड़े नेता भी कोई नहीं गया। रविंदर जी 2023 में चुनाव होने हैं, राजस्थान की भी यही रीत है, तो बीजेपी भी कांग्रेस से राजस्थान ले सकती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात है, क्या पता वो मध्य प्रदेश रिटेन करे, छत्तीसगढ़ भी ले ले। तो चुनाव में जो जहां की रीत है वो वहां बना दिया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में परिवर्तन हो गया। ठीक है, लेकिन फिर आप सपा को कमजोर क्यों मान रहे हैं? अगर बीजेपी की बयार थी और 111 सीटें उसके बाद भी अपनी दम पे हासिल कर ले, बाकी दलों के साथ 125 हो जाए, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि सपा कमजोर है? वहाँ एक और दल भी तो है ना। सपा
सपा कमजोर इसलिए है कि पार्टी की एक, वो कहते हैं लोहिया की विचारधारा, लेकिन माननीय मुलायम जी भी थे तो कहीं दूर दूर तक उसका कोई समावेशी नहीं था। आपने कहा ना कास्टिज्म, मैं उसी पे आता हूँ। देखिए यहाँ क्या किया जाता है भारतीय राजनीति में, आज से नहीं हो रहा है। हिंदू को डिवाइड किया जा रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है। कौन कर रहा है? जितनी भी क्षेत्रीय कौन कर रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रहा हूँ। जितने भी क्षेत्रीय दल बने, और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ये काम कर रही है, और उन्होंने जो सत्ता का सुख पाया वो इसी राजनीति के सुख पाया। मायावती जी ने दलित का मुद्दा यूपी में उठाया, दलित और मुस्लिम यूपी में सत्ता हासिल की। मुलायम सिंह जी ने समीकरण से चले। कांग्रेस शुरू से तुष्टीकरण कर रही है, जब इनका मुस्लिम तुष्टीकरण खत्म हो गया तो अभी साउथ इंडिया से आप देखते आइए, वहां पे धर्मांतरण ईसाई का कितना बड़ा है। केरला नहीं तो जातिगत समीकरण तो सर्वेश्वर जी बैठाए जाते हैं ना, कौन नहीं बैठा था? जब जाटलैंड की अगर हम बात करें, जाटलैंड की हम बात करें इस विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की, तो अमित शाह भी गए थे ना वहां पे मिलने, मुलाकात करने। ये जातीय समीकरण का बहुत हद तक बीजेपी ने उसको तोड़ा है, तभी बीजेपी आ पाई है। नहीं तो देखिए यहाँ पे पूरा एक गढ़ बन गया था, दलित मुस्लिम राजनीति मायावती के खेमे में चला गया, यादव मुस्लिम राजनीति चला गया अखिलेश यादव जी के। अब खुश है जो हो रहा है देश के अंदर। गर्मा जी एक मिनट, गर्मा जी बीच में, अब सही दिशा में हो रही है राजनीति देश की। आ पाई है। आप कांग्रेस ने तो सबको लड़ाया भिड़ाया, अब सही हो रहा है पाठक जी। अब तो बता दीजिए, भूतकाल में छोड़ दीजिए, वर्तमान का बताइए। वर्तमान नहीं, सवाल ये है, राजनीति वर्तमान में तो मैं बता रहा हूँ ना, आपकी आपसे तो वर्तमान ही पूछ रहे, भूतकाल थोड़ी पूछ रहे। कांग्रेस ने किस बात में राजनीति की, कैसे कांग्रेस सत्ता में आई, वो नहीं पूछा जा रहा है। वर्तमान राजनीतिक दशा और दिशा में। गर्मा जी एक मिनट, गर्मा जी एक मिनट, गर्मा जी एक मिनट, गर्मा जी एक मिनट। अब नहीं हो रहा कास्टिस्ट, गर्मा जी, अब नहीं हो रहा कास्टिस्ट। नहीं बोला था, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। गर्मा जी, जातिवाद सब खत्म हो गया ना देश से। केंद्र से कांग्रेस को हटे हुए 8 से 9 साल हो गए, अब तो आप संतुष्ट होंगे, अब तो कांग्रेस नहीं लड़ा रही। अभी तो कम से कम 24 साल तक केंद्र में कांग्रेस नहीं आ पाएगी, सकता है 24, उसके बाद 29। नहीं सर्वेश्वर जी वो ये नहीं कह रही हैं, सर्वेश्वर जी ज्योतिष भी है, राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक हूँ। तभी तो हम कह रहे हैं आप मिठाई खा लिए हैं एडवांस में। अरे गर्मा जी एक मिनट, गर्मा जी एक मिनट, सर्वेश्वर जी एक मिनट। अश्विनी जी क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से बोलिए। सर्वेश्वर जी भूतकाल में बात कर रहे हैं। गर्मा जी एक मिनट, गर्मा जी एक मिनट। आज का नहीं बता रहे देश में क्या गर्मा जी अपना मखौल उड़ाते हैं आप लोग, राजनीतिक विश्लेषक लिखवा कर आप जो बैठ गए हैं, परिपक्वता नहीं आई है। सर्वेश्वर जी एक मिनट, सर्वेश्वर जी आप शांत हो जाइए। बात बता रहा हूँ सर्वेश्वर जी एक मिनट आते हैं, सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर सुनकर गर्मा जी, गर्मा जी तथा कथित भाजपा का प्रवक्ता हूं मैं, राजनीतिक बर्दाश्त नहीं कर। सर्वेश्वर जी समय कम है हमारे पास, आप एक मिनट, सर्वेश्वर जी एक मिनट, गर्मा जी एक मिनट, अश्विनी जी को सुन लेते हैं, वो कुछ आपकी बात पर टिप्पणी करना चाहते हैं। जी अश्विनी जी। मैं यही कह रहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, गर्मा जी आपके पास है, समय खराब हो रहा है, समय कम है हमारे पास। चले गए आप, गर्मा जी शटल कॉर्क की तरह इनके बीच में डोलते रहिए। एक को राजनीतिक विश्लेषक बनाकर बैठा दीजिए, एक को प्रवक्ता बनाकर बैठा दीजिए, बस फर्क इतना है इसने अंगोछा नहीं पहना, उन्होंने अंगोछा पहना हुआ है। विचलित होना बता रहा है रवि जी, कांग्रेस का विचलित होना बता रहा है कि आज क्या स्थिति है देश में, और ये विचलन कहाँ होता है, ये विचलन वही होता है कि एक तवे पर गर्म पानी पर गर्मा जी चारों तरफ कूदता रहता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है और बाद में समाप्त हो जाता है। यही विचलन की स्थिति आज कांग्रेस की आ गई है, जो गरिमा जी विचलित हो रही हैं। अच्छा गर्मा जी ये बताइए, ठीक है अश्विनी जी, गर्मा जी से हम सवाल ले लेते हैं। गर्मा जी एक सवाल का जवाब दीजिए। गर्मा जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 2013 में रुपये को हमने वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बनाया 2022 का। क्या क्या चीजें कांग्रेस के मत में डालोगे जो देश के अंदर चल रहा है, पिछले 8 साल से मोदी जी बैठे हैं। कांग्रेस करना बंद करिए, राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से बैठते हैं तो राजनीतिक विश्लेषण। सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी देखिए कितना बेहतरीन नजारा है। जनता भी क्या सोच रही होगी कि आप अगर बोलेंगे तो बोलते रह जाएंगे।
हम बोलेंगे तो बोलता है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान देखने गरिमा जी, गए थे आपको, सर्वेश्वर जी, आप शांत हो और जाइए। आप 24 साल राजनीतिक तक कांग्रेस विश्लेषक को के जो तौर है पर हैं, सत्ता आप के शांत बाहर हो बैठा दिया जाइए। आपने। गरिमा जी, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। गरिमा जी, शर्म करिए। गरिमा जी, जनता विश्लेषक है। गरिमा जी, जनता सब तय करती है, उसको सब दिखता है। अरे आप शांत, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी ने कुछ पहनने के लिए कहा, जैकेट मत पहनिए, टी शर्ट पहन के बैठिए ना सामने कि हाँ मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, हाँ मैं मोदी गरिमा जी, भक्त हूँ, जनता हाँ, मैं सब अंदर देखती भक्त है। हूँ। गरिमा जी, जनता सब सारे देखती राज्य है। में एक-एक हम जगह चाहे पर कुछ भी कह लें, नहीं, जनता सब ये देखती है। मोहब्बत गरिमा की जी, दुकान जनता है, से कुछ भी छुपा नहीं। मुझे ये कोई चल रही है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर बहरूपिये आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठाएंगे तो कतई नाकाबिले बर्दाश्त होगा। देखिए गरिमा जी, राजनीतिक विश्लेषक आपका के नाम रूप में गरिमा है, भाषा शैली सही आप रखिए। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं हमारे अपने आप को। हमारे सब कोई मेहमान हैं हमारे यहाँ। गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, लड़कियों लड़ सकती हूँ, यूपी में होता है, राजस्थान में क्यों नहीं होता है? आपने कांग्रेस को दिया, क्यों नहीं होता? बंटी बगली की जो जोड़ी है वो यूपी नहीं भागती है, कहीं रेप होता है तो गरिमा जी, बंटी बगली की जोड़ी राजस्थान भागती है। सर्वेश्वर जी, राजस्थान नंबर 1। सर्वेश्वर जी, आप शांत हो जाइए। रेप के मामले में जवाब है कुछ आपके पता पास? चल गया कि कितना तुम में परिपक्वता है, दूसरों की परिपक्वता। अच्छा ठीक है गरिमा जी, आपमें क्या परिपक्वता है? गरिमा जी, परिपक्वता जनाब, रविंद्र जी, मैं फेडर डाउन कर दूंगा गरिमा जी। देखिए, अगर इस तरह से विवादित बयानबाजी होगी तो ठीक नहीं होगा। ये मंच नहीं है ऐसा। गरिमा जी देखिए, ठीक है, ठीक है, तो आप सुनना तो सीखिए ना। सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, कहने वाले सवाल का जवाब मैं दीजिए। राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मैं बोल सकता अरे हूँ। छोड़ो बदल के राजनीतिक दिखा दो। विश्लेषक। मैं कह रहा हूँ बदल के दिखा दो। गरिमा जी, सर्वेश्वर जी, आप एक मिनट, सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी, एक मिनट। गरिमा जी, एक प्रवक्ता के तौर पर ऐसा मत करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप राजनीतिक ठीक है। विश्लेषक नहीं है। मैं आपको राजनीतिक विश्लेषक मानने से इनकार करती हूँ। ठीक है, अब वो आपका पर्सनल व्यू है। आप सुनिए, मैं जर्नलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक हूँ, ये लिख के देता हूँ। कांग्रेस पार्टी 2024 में तो आने से रही, कहीं की क्या 24 कोई साल भी तक फलाना विपक्षी? दल नहीं आएगा। कल किसने देखा है? गरिमा जी, अरे कौन कहता है? गरिमा जी, आवाज आपकी डाउन कर दी जाएगी। चलिए, मैं पैनल से बोल रहा हूँ, पैनल से बोल रहा हूँ, आवाज को थोड़ा बंद किया जाए। इस तरह की स्थिति बनती है तो बड़ी दिक्कत होती है। ये कितनी बढ़िया मोहब्बत की दुकान चल रही है। और जोशी जी, 17 में आप लोगों ने इन्हीं लोगों पर भरोसा किया था। जी, क्या बात है, यही मोहब्बत की दुकान है। नहीं, लेकिन अश्विनी जी, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे। जी, वरुण गांधी जी बड़े नाराज नजर आ रहे हैं आजकल भारतीय जनता पार्टी से, और वो कई बार कटाक्ष भी कर चुके हैं, तंज भी कस चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के लिए। उन्होंने अपने आप ही कहा कि ना मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं, ना नेहरू के। हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने वाली होनी चाहिए, ना गृह युद्ध पैदा करने वाली। ये तो सीधा सीधा पार्टी के खिलाफ जाता है बयान। और इसी तरह की कुछ बातें हैं गडकरी साहब के नजरिए से भी सुनने को मिली थी। देखिए, गडकरी जी तो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। कभी पार्टी के विरुद्ध कोई बयान वो नहीं देते हैं। वो बड़ा खुला बोलते हैं। उनके बयानों का संकलन आप उठाइए तो नहीं, पार्टी के विरुद्ध तो ये भी नहीं है, लेकिन इशारों में बहुत कुछ हो जाता है। देखिए, इशारे में बहुत होता है। पार्टी के विरुद्ध मैं वरुण जी की बात पर कहना चाहता हूं कि कोई भी हो, वरुण जी अगर जैसे बोल रहे हैं, अच्छा तब होता कि पार्टी से इस्तीफा दीजिए और उसके बाद आइए मैदान में बोलते रहिए। लोकतंत्र में तो इसकी व्यवस्था है। आज भुवन जी हमको बोल सकते हैं, हम रंजना जी को बोल सकते हैं, रंजना जी भुवन जी को बोल सकती है। तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक तो है, ऐसी व्यवस्थाओं में भाग लेना चाहिए वरुण जी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि समय सीमा समाप्त हो चुकी है, अश्विनी जी माफी चाहेंगे। और जिस तरह से वक्त हमारा जाया हुआ, उसमें बहुत कुछ और भी निकल सकता था। कुछ और सवाल हम भुवनेश्वर जोशी साहब से भी पूछ सकते थे, भुवन भास्कर जोशी साहब से। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है, इस तरह से अगर बातें होंगी या प्रवक्ता के तौर पर आप इस तरह के बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि डिबेट का एक सही पार्ट जो है, सही हिस्सा से निकालने में या उसका परिणाम निकालने में हम चूक जाते हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित है और उसको लग रहा है कि अभी ये सिर्फ एक जोड़ने को और एक मुहिम चलाई जा रही है जो हर राज्य को छूने की कोशिश की जा रही है। इसके परिणाम के बारे में हम बाद में सोचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन असल में कई चुनौतियां भी भारतीय जनता पार्टी के सामने भी हैं और कांग्रेस के सामने। अब वो रोमांचक होगा देखना कि इससे कैसे उभरेंगे, या फिर ये एक रणनीति के तौर पर भी हिस्सा है बाकी दल और कांग्रेस के बीच में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।